नमस्कार, पॉलिटिकल स्टॉक एक्सचेंज में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। शुद्ध आंकड़ों के नजरिए से हम राजनीति को देखते हैं, आपके सामने रखते हैं वो आंकड़े जिसकी मार इस वक्त हर पार्टी कर रही है, क्योंकि यही वो अलग अलग जातियां हैं या फिर धर्म है जिनके आधार पर अपनी राजनीति को धारदार बनाने की कोशिश तमाम पार्टियां कर रही हैं। तो किसकी लोकप्रियता में उछाल पिछले चुनावों में रहा है और किसकी लोकप्रियता में गिरावट रही है, ये आप इन आंकड़ों से समझ जाएंगे तो आप ये भी जान जाएंगे कि इस बार रुझान क्या होने वाला है, क्योंकि उस पर हम बहस करेंगे तमाम मेहमानों के साथ। लेकिन इससे पहले कि हम आपका परिचय खास मेहमानों से कराएं, आइए जल्दी से आपको आंकड़े दिखा देते हैं, क्योंकि यहीं से पूरी लड़ाई उत्तर प्रदेश की हो रही है। ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश है जहां पर सबसे पहले वोट डाले जाने हैं और पश्चिमी उत्तर प्रदेश से ही ये जंग छिड़ रही है। तो यहीं से शुरुआत करते हैं, क्योंकि यहां पर जो जातीय हिसाब है वो हम आपको बता दें। सबसे पहले तो मुस्लिम पॉपुलेशन यहां पर 24 से 26% है। ये सीएसडीएस के आंकड़े हम आपको बता रहे हैं। जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में है, माना यही जाता है कि 24 से 26% यहां पर मुसलमान हैं। ध्रुवीकरण की राजनीति कैराना हो, मथुरा हो, जिन्ना हो, अब्बाजान हो, इन सबके जरिए इसीलिए साधी जाती है। अब आइए अगले आंकड़े पर। तो दलित हम आपको बता दें 20 से 22% यहां पर दलित मतदाता है। लेकिन जिन जाट वोटों के लिए ये जंग छिड़ी हुई है वो कई सीटों पर निर्णायक है, वो हम आपको बता दें 10 से 12% है। अब हम आपको बता दे रहे हैं कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश का हिसाब किताब क्या है। जाट बहुल 76 सीटों पर 2017 के चुनाव के आंकड़ों पर नजर डालिए। ये 2017 के रिजल्ट हैं जो हम आपको बता रहे हैं, क्योंकि यहां पर 76 में से 66 सीटें बीजेपी ने जीत ली थी। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के 76 जाट बहुल सीटों में 4 सीटें गई थी समाजवादी पार्टी को, 3 सीटें गई थी बीएसपी को, आरएलडी को 1 और कांग्रेस को 2। ये 2017 का विधानसभा चुनाव है, याद रखिएगा। अब जो आंकड़े हम आपको बताने वाले हैं वो बहुत दिलचस्प है, क्योंकि यहीं से पूरी लड़ाई ये मेरा ये तेरा की शुरू होती है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जाटों का वोट शेयर अब हम पार्टी वाइज आपको दिखाएंगे। हम शुरुआत भारतीय जनता पार्टी से कर रहे हैं, जहां पर हम आपको 2 लोकसभा चुनाव और 2 विधानसभा चुनाव के आंकड़े दिखा रहे हैं। सबसे पहले हम 2012 जब अखिलेश यादव की सरकार बनी थी तब के आंकड़े आपको दिखा रहे हैं। जाटों का वोट शेयर बीजेपी को मिला था 4%, सिर्फ 4% 2012 में। 2017 के विधानसभा चुनाव में देखिए 37% वोट प्रतिशत भारतीय जनता पार्टी को मिला था और उनकी 66 सीटें आई थी 76 में से। अब लोकसभा की दोनों आप देख लीजिए, 64% जाटों ने बीजेपी के लिए 2014 में वोट किया और यह आंकड़ा बढ़ के पहुंच गया 91% पर। 91% जाटों ने 2019 के चुनाव में बीजेपी के लिए वोट किया था। अब अगली पार्टी आपको दिखाते हैं, जिसमें हम समाजवादी पार्टी का जिक्र आपके सामने करने वाले हैं। पहले दोनों विधानसभा चुनाव के आंकड़े हम आपको दिखाएंगे, 2012, 2017, 2 और 11%। जब आप लोकसभा चुनाव में जाते हैं तो 3 और 2%। अब आप समझ रहे होंगे कि आरएलडी के जयंत चौधरी के साथ गठबंधन करके क्यों अखिलेश यादव इस बार किसान आंदोलन पर नींव बनाकर, जाटों की नाराजगी को नींव बनाकर जाटों को अपनी तरफ करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, क्योंकि ये परफॉर्मेंस बहुत खराब थी पिछले 4 चुनाव में जाटों के मद्देनजर समाजवादी पार्टी की। अब हम आपको दिखाते हैं आरएलडी का जब हम आपको परफॉर्मेंस दिखाते हैं तो 2012 और 17 के विधानसभा चुनाव में बहुत अच्छी परफॉर्मेंस, 56 और 48%। दोनों ही बार उनका वोट प्रतिशत बीजेपी से कहीं ज्यादा है। विधानसभा चुनाव में देखिए बीजेपी का 4 और 37 था, लेकिन इनका 56 और 48 है। लेकिन जब बात लोकसभा चुनाव की आती है तो 2014 में जहां 28% जाटों ने वोट किया था आरएलडी के लिए, वहीं 3% ने महज वोट किया 2019 के लोकसभा चुनाव में आरएलडी के लिए। तो ये बिल्कुल बताता है कि विधानसभा चुनाव में तो वो गए आरएलडी के साथ जाट, लेकिन लोकसभा चुनाव में नहीं गए। अब हम आपको बता दे रहे हैं बीएसपी का भी परफॉर्मेंस 2 विधानसभा चुनाव में 11-1 खराब। वहीं पर जब आप लोकसभा चुनाव में देखें तो 5% 2019 का आंकड़ा नहीं है। तो कुल मिलाकर परफॉर्मेंस बीएसपी की खराब रही, जाटों के बीच विधानसभा हो या लोकसभा चुनाव हो। अब हम आपको पश्चिमी उत्तर प्रदेश में दलितों का वोट शेयर दिखा देते हैं। हमने आपको बताया था सबसे पहले कि जो दलित यहां पर पूरे अगर हम देखें तो लगभग 20 से 22% दलित है। अब दलितों का वोट शेयर हम जल्दी से आपको दिखा दे रहे हैं। बीजेपी से शुरुआत करते हैं। दोनों विधानसभा चुनाव में 10 और 20 थोड़ा इजाफा हुआ, लेकिन ऐसा ही रहा मामला।
2014 और 19 में 22 और 26 यहां पर भी बहुत ज्यादा अच्छी परफॉर्मेंस नहीं रही बीजेपी की दलितों में इन पश्चिमी उत्तर प्रदेश की सीटों पर। अब हम आपको दिखा रहे हैं समाजवादी पार्टी का। समाजवादी पार्टी की हालत दोनों ही में ही, विधानसभा लोकसभा दोनों में ही खराब कही जा सकती है, क्योंकि 2012 में 5%, फिर 2% 2017 के विधानसभा चुनाव में, 12 में जब उनकी सरकार बनी थी अखिलेश की तब भी सिर्फ 5%, और यहां 14 और 19 के लोकसभा चुनाव में 3 और 4% दलितों ने ही समाजवादी पार्टी के लिए वोट किया। अब हम आपको बीएसपी दिखा देते हैं जल्दी से। बीएसपी के आंकड़े आप देखेंगे तो जाहिर तौर पर जो गढ़ है मायावती का दलित वोट बैंक, उसमें परफॉर्मेंस उनकी बहुत अच्छी मानी जाएगी। जहां 2012 में जब अखिलेश की सरकार बनी तो 53% दलितों ने वोट किया था, वहीं 2017 में जब बीजेपी की सरकार बनी 75%, वहीं लोकसभा चुनाव में 2014 में 73 और 2019 में घटा 48% दलितों ने वोट किया बीएसपी के लिए। अब जल्दी से हम आपको आरएलडी का आंकड़ा दिखा देते हैं, दलितों ने कितना वोट किया आरएलडी के लिए। तो 12 और 17 दोनों में ही बहुत खराब परफॉर्मेंस, 4 और 2% की। वहीं पर जब आप 2014 और 19 के लोकसभा चुनाव देखते हैं तब भी 14 का आंकड़ा नहीं है, 19 में 4%। चलिए अब हमने आपको बता दिया है कि बार डायग्राम से अब हम जल्दी से आपको कांग्रेस की भी परफॉर्मेंस दलितों में बता देते हैं। 2012 में 9, 2017 के विधानसभा चुनाव का आंकड़ा नहीं है, 2014 में 1, 2019 में 9। बहुत ही खराब परफॉर्मेंस दलितों के वोट के नजरिए से हम कांग्रेस की भी कह सकते हैं। अब हम आपको दिखाने वाले हैं तीसरे उस वर्ग की बात जिसकी हमने की थी शुरुआत। जी हां, यहां पर मुस्लिम वोट किसके साथ पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, तो 2012 में 7, 2017 में 1, बीजेपी का देख लीजिए हाल। और यही हाल और खराब हुआ 2014 के लोकसभा चुनाव में 5%, 1% 2019 में, यानी बदहाल बदतर परफॉर्मेंस आप कह सकते हैं। मुस्लिम्स ने वोट नहीं किया लगभग। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मुसलमानों के वोट शेयर में अब समाजवादी पार्टी की बात करते हैं तो 2012 में जब उनकी सरकार बनी तब 37%, लेकिन 2017 में जब ध्रुवीकरण जबरदस्त हुआ तब 65%, जबरदस्त बम्पर परफॉर्मेंस इसे कहा जा सकता है। वहीं लोकसभा चुनाव में अगर आप देखेंगे तो 63 और 43% ने 2019 में परफॉर्मेंस गिरी, और इसीलिए आपने देखा क्या हाल हुआ था समाजवादी पार्टी का 19 में। अब हम आपको बीएसपी की परफॉर्मेंस दिखाते हैं। एवरेज परफॉर्मेंस रही है 2012 और 17 में 20 और 18% विधानसभा चुनाव में। वहीं लोकसभा चुनाव में अगर आप देखेंगे तो 24 और 16% ये बीएसपी की परफॉर्मेंस रही है। अब हम आपको आरएलडी की भी परफॉर्मेंस जल्दी से दिखा देते हैं, जिसके बाद हम कांग्रेस की परफॉर्मेंस दिखाएंगे। आरएलडी का 2 और 1 बहुत ही बुरा हाल, विधानसभा के चुनाव में मुस्लिम वोट नहीं के बराबर मिला। वहीं पर 2014 में तो सिर्फ 5% मिला, लेकिन 2019 में 30% मुसलमानों ने आरएलडी के लिए भी वोट किया था। यह आंकड़ा बहुत दिलचस्प है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। अब हम कांग्रेस की जो परफॉर्मेंस रही है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में वो आपको दिखा देते हैं। 2012 में 16%, 2017 में 5%, वहीं 2014 और 2009 के लोकसभा चुनाव में मुसलमानों ने लगभग कांग्रेस को नकार ही दिया, क्योंकि वो या तो समाजवादी पार्टी के लिए या फिर आरएलडी के लिए यहां पर, या फिर बीएसपी के लिए यहां पर वोट कर रहे थे। तो पश्चिम उत्तर प्रदेश की बात अब करेंगे। हमारे साथ कई खास मेहमान जुड़ रहे हैं। सबसे पहले परिचय करा दें, क्योंकि ये आंकड़े उन्होंने भी देख लिए होंगे। गौरव भाटिया, राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथ जुड़ गए हैं। डॉक्टर एसटी हसन, जो कि एमपी है लोकसभा के समाजवादी पार्टी के मुरादाबाद सीट से, वो हमारे साथ जुड़ गए हैं। मलूक नागर साहब, जो कि सांसद हैं बीएसपी के, वो हमारे साथ जुड़ गए हैं। अभय दुबे जी, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता, हमारे साथ जुड़ गए हैं। और संजय कुमार जी, सेफोलॉजिस्ट और डायरेक्टर सीएसडीएस के, जिन्होंने ये तमाम आंकड़े हमें दिए, वो हमारे साथ जुड़ गए हैं। इस बार इतना डर है गौरव भाटिया जी कि तमाम कोशिशें हो रही हैं। चुनावों के ऐन पहले अमित शाह पहले जाट नेताओं से मुलाकात करते हैं, फिर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ही कैराना, मथुरा, यहां से, यानी हिंदुत्व के नाम पर एकजुट करने की भी कोशिश है। क्या वाकई किसान आंदोलन के गुस्से का भय इतना ज्यादा है? आप लोगों को लग रहा है झोली खाली ही ना हो जाए? अंजना जी, देखिए, ये तो हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि हमारे पास यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हैं।
अमित शाह जी हैं जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में प्रचार कर रहे हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी प्रचार कर रहे हैं, योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री हैं वो प्रचार कर रहे हैं, और दूसरी तरफ कई ऐसी पार्टियां हैं जो जमीन पे कहीं है ही नहीं। तो इसको डर नहीं कहते हैं, इसको जनता के प्रति सम्मान कहते हैं। और आपने सही कहा, जो आप कहती हैं ना डर है समाजवादी पार्टी को, जो नाहिद हसन को, जो पलायन के आरोपी थे, उनको टिकट देती है। डर है समाजवादी पार्टी को जब वो मनोज पारस जिसपे बलात्कार के आरोप हैं उसको टिकट देती है, और अभी दाऊद अहमद जिसके ऊपर कार्रवाई करके 100 करोड़ की अवैध संपत्ति तोड़ी गई, जब्त की गई, उसको टिकट देती है। तो डर तो उनकी तरफ है, लेकिन क्योंकि बात पश्चिमी उत्तर प्रदेश की है तो मैं एक दो बातें जरूर जोड़ूंगा। देखिए, पश्चिमी उत्तर प्रदेश जाट समुदाय भी वहां पे है, भारी संख्या में है, और जाट समुदाय का एक लगाव भारतीय जनता पार्टी से रहा है। बड़ी स्वाभिमानी और राष्ट्रवादी कौम है। और मैं ये जरूर कह सकता हूं कि जब मुजफ्फरनगर दंगे हुए तो ये वो दंगे थे कि जाट समुदाय अपने घर की महिलाओं की अस्मिता के लिए कह रहा था कि इंसाफ मिलना चाहिए। आरोपी गिरफ्तार होके आजम खां छुड़वा रहे थे। तो क्या ये जाट समुदाय भूल गया है? और किस तरह से गुंडा राज खत्म हुआ है और राम राज्य आया है, ये हमने देखा है, योगी आदित्यनाथ जी ने सुनिश्चित किया है। दूसरा बड़ा मुद्दा पलायन का था। मुजफ्फरनगर दंगे हो चाहे कैराना हो, हमने देखा किस तरह से हिंदुओं को प्रताड़ित करके धमका के पलायन कराया जाता था और कोई कार्रवाई पुलिस नहीं करती थी। लेकिन वो परिवार अब लौट के आए हैं, वो योगी आदित्यनाथ जी का धन्यवाद दे रहे हैं। तीसरी बड़ी बात गन्ना किसानों की। गन्ना किसानों का जो 11,000 करोड़ का भुगतान होना था, वो भी जो बकाया था हमने किया, और 1.5 लाख करोड़ रुपए पिछले 5 साल में हमने भुगतान किया है, जो ऐतिहासिक और रिकॉर्ड है। तो आपको लगता है कि गन्ना जीतेगा या समाजवादी पार्टी जो जिन्ना जिन्ना कर रही है वो जीतेगा? सर, आप दंगा दंगा कह रहे हैं, वो गन्ना गन्ना कह रहे हैं। मामला उल्टा है। आप 2013 का दंगा बार बार याद करा रहे हैं, लेकिन गन्ना पर ही। और हमारे साथ साहिब सिंह वर्मा भी थे, उन्होंने कहा कि गन्ने के भुगतान को लेकर किसानों में नाराजगी है। चलिए, मैं आपके पास लौटूंगी। हसन साहब, आपके पास आते हुए, आरएलडी का सहारा लेकर पूरी ताकत झोंकनी पड़ रही है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, ताकि अगर नाराजगी है तो उसको आप भुना सके। क्यों हसन साहब? देखिए अंजना जी, आरएलडी हो, मुसलमान हो, हमारी हिंदू भाई हो, इस वक्त पूरे जनता का हर आदमी परेशान है। खासतौर से मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास और कारोबारी लोग। हमारे युवा को नौकरी नहीं मिली, हमारे बेरोजगार किस कदर बढ़ गए, महंगाई आसमान को छूने लगी। आप 5 साल का रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए, आप मुझसे बेहतर जानती हैं। और जो किसानों के साथ हुआ है, जो जुल्म उनके साथ हुआ है, 700 किसान मारे गए, लेकिन हमारे रूलिंग पार्टी ने उनकी तरफ आंखें मूंद के रखी और कोई सिंपैथी उनके साथ नहीं करी। उनको ऐसा लगता था कि कहीं बाहर के नेशनल आके बैठ गए हैं, कहीं कीलें लगाई जा रही थी, कहीं कंक्रीट की दीवारें बनाई जा रही थी। गर्मी, सर्दी, बरसात में उनको वो प्रताड़ित हो रहे थे। अब जनता का वक्त आया है। समाजवादी पार्टी की जो तैयारी है वो तो है ही है, लेकिन जनता तैयार है। आप देख रही हैं कि इन लोगों का क्या हशर कर रही है जनता। गांवों में घुसने नहीं दे रही, कपड़े फाड़ रही है, रिवॉल्वर लेके बैठे हुए हैं और बड़ी मुश्किल से गांवों से निकल के भाग रहे हैं। सोशल मीडिया पे सब देख रहे हैं। बातें बड़ी बड़ी लंबी ये लोग कर लेते हैं, अपनी पीठ थपथपा लेते हैं, लेकिन किया क्या है? सिर्फ मोदी जी का चेहरा दिखा के ये समझते हैं, या मुसलमानों के खिलाफ नफरत पैदा करके ये समझते हो कि हिंदुओं का वोट हम पोलराइज कर देंगे। वो जमाने गए। काट की हांडी बार बार नहीं चढ़ती। अब हिंदू को मुसलमानों से कोई अलग नहीं कर सकता। नहीं, लेकिन नाहिद हसन को टिकट देने से क्या रोजगार मिल जाएगा? नाहिद हसन, देखिए आपने एक एग्जाम्पल दिया, नहीं, और जरा इनके एग्जाम्पल देखिए, बताइए। इनके कितने लोग अपराधी हैं और अपराधी मुकदमे चल रहे हैं। नाम बताइए। आपको आंकड़े मालूम है। और जो साहब क्रिकेट खेल रहे थे, उम्मीदवारों के नाम बताइए। वांटेड थे, जो वांटेड थे,
मैं तो आपसे ये कह रहा हूँ कि आंकड़े आपके पास हैं अपराधियों के। सर नाम बताइए ना, मैं तो आपसे पूछ रही हूँ कि ऐसा कोई उम्मीदवार जो जेल से हो बीजेपी का, आप बताएं जी। अंजना जी, नाहिद हसन का इस वक्त अदालत से उनका कसूर साबित नहीं हुआ है, अंडर ट्रायल है वो। जिस दिन उनका कसूर साबित हो जाएगा समाजवादी पार्टी उससे किनारा कर देगी। इसमें कोई बड़ी बात तो है नहीं। ठीक है, मैं अन्य मेहमानों के पास आ रही हूँ, उससे पहले एक बार रिस्पांस गौरव भाटिया के इस पर ले लेते हैं। गौरव जी, वो कह रहे हैं कि आपके नेता विधायक तो गांव में जा नहीं पा रहे, जनता उनको विरोध कर रही है, उनको खदेड़ दे रही है। नहीं अंजना जी, देखिए ऐसा है कि जिनको ये टिकट दे रहे हैं आजम खां, वो तो जेल से ही पर्चा भर रहे हैं और बताते हैं आजम खां उनके बेटे और उनकी जो पत्नी है उन पे कुल मिला के 165 जो है क्रिमिनल केसेस चल रहे हैं और किसानों की जमीन हड़पने के ही मुकदमे में वो अंदर है, 2 साल से बेल नहीं मिली है। और एचटी हसन साहब, आप तो वो व्यक्ति हैं, अगर मैं गलत नहीं हूं दुरुस्त कर दीजिएगा, आपने कहा था कि देश में कोविड की जो मौतें हुई हैं वो इसलिए हुई हैं क्योंकि शरीयत कानून का उल्लंघन हुआ, लागू नहीं होने दिया। और आपने ये भी कहा था कि अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी तो सारे मुसलमानों के हक छिन जाएंगे। आप अंजना जी बताइए, एक सांसद को इस तरह के बयान देना क्या शोभा देता है? मैं इतना ही कहूंगा कि किसानों के मुद्दे पे ये लोग क्या बोलेंगे जो किसानों की जमीन हड़प रहे हैं। शरीयत नहीं लागू होने की वजह से कोविड से मौतें हुई। देखिए अंजना जी, मेरा ये कहना नहीं था हर किसी, ये तो तोड़ मरोड़ करने वाली पार्टी है और मुझे अफसोस से कहना पड़ता है। ये क्या कहना? इनकी मैं इज्जत करता हूँ। मैंने इस बात को कहा था कि आसमानी आफतें जब ज्यादा आती हैं जब रूलर जालिम होते हैं। मैं धार्मिक आदमी हूँ, मेरा ये अकीदा है। दूसरी बात, आजम खान साहब के बारे में इन्होंने कही, पूरा हिंदुस्तान ही नहीं पूरी दुनिया जानती है आजम खान साहब बकरी चोर नहीं थे, भैंस चोर नहीं थे, किताबें चोरी नहीं करी थी उन्होंने, जमीन चोर किस तरह से उनको फंसाया इन लोगों ने। इनका चेहरा खुल के सामने आ गया है। आप, मैं ही नहीं कह रहा, ने बेल क्यों नहीं दी 2 साल आपका से? पूरा मीडिया, और आप अपने दिल से पूछिए, वो नेशनल लीडर वो भैंस चुराएगा? उसके पास किस बात की कमी थी? किसानों की जो जमीनें थी, अरे उनकी भैंसें तो 4 पुलिस बीघा ढूंढती है भाई, उनकी भैंस कैसे चुरा बवाल सकता कराया है कि उनको भूमाफिया घोषित करा दिया। आई जाती है लोगों की, बाद में उल्टे सीधे इल्जाम लगा के उनको फंसाया गया। क्या पता नहीं है सब लोगों को? ये कारनामे जो उन्होंने करे हैं वो सिर्फ आजम खान के खिलाफ, वो हम ही नहीं, पूरा रामपुर आपको अब बता देगा चुनाव के बाद कि आजम खान सही थे या गलत थे। जब जीत के निकलेंगे आपको मालूम हो जाएगा जनता क्या चाहती है। साहब, तीनों ही कैटेगरी में जब हम देखते हैं तो बीएसपी की परफॉर्मेंस खराब नहीं है। खास तौर पर अगर हम सिर्फ जाटों को छोड़ दें तो चाहे वो दलित हो, मुस्लिम हो, एवरेज परफॉर्मेंस आपकी रही है, लेकिन बढ़ती नहीं है। और इस बार तो मामला एकदम ही खाली लग रहा है। अंजना जी, एक तो पहले कई दिन से जाटों की संख्या 17% चल रही है, आज 12% बता रहे हैं। तो ये बिल्कुल पता नहीं। संजय जी बताएंगे, एक सेकंड रुक जाइएगा, एक सेकंड रुक जाइएगा प्लीज संजय। मुझे तो लगता है 17% ही है। संजय जी बताइए, एक सेकंड। संजय जी, ये आंकड़े आपने चूंकि दिए हैं तो उसको आप बता दें। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के ये आंकड़े हैं जी संजय जी। देखिए, पश्चिमी उत्तर प्रदेश की परिभाषा, अंजना जी मेरा टाइम चला जाएगा। अगर आप 2-3 मिनट आप देंगे, मैं लौटूंगी आपके पास, लौटूंगी सर, प्लीज पूरा करने दो। लौटेंगे, एक बार वो क्लैरिफाई कर देना क्योंकि व्यूअर के मन में भी डाउट न रहे। संजय जी। नहीं, मैं ये कह रहा था पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कितनी कंस्टिट्यूएंसीज है, इसकी परिभाषा सब अलग अलग तरीके से करते हैं। अभी ये जो परिभाषा है तो करीब 75-76 कंस्टिट्यूएंसी की बात करते हैं। अगर बिल्कुल कोर जाट जो बेल्ट है उसकी अगर हम बात करते हैं, जिसमें तकरीबन 36 से 40 सीटें आती हैं, तो यही जो अनुपात है जाटों का वो बढ़ जाएगा, वो 18% हो सकता है। तो चूंकि हमने थोड़ा ब्रॉडर इलाका लिया है जिसको अभी पश्चिमी उत्तर प्रदेश के रूप में परिभाषित कर रहे हैं, इस वजह से 12% दिखता है। क्लियर होगी। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हम यही मानते हैं कि जाट 17% है। ठीक है, हम यही मानते हैं कि इसको 17% ही मानते हैं हम, 12 की बजाय। और गुर्जर भी बराबर ही है, हो सकता है 16% हो और थोड़ा बहुत 1-8%, आधा % कम या ज्यादा हो, तो गुर्जर भी इतने। तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में एक्चुअल में जहां बात होनी चाहिए, जो माननीय प्रधानमंत्री जी संसद में बोलते हैं,
पिछड़े करीब 66% हैं, जिनमें पिछड़ों में मुस्लिम भी हैं कुछ और हिंदू ज्यादा हैं, और जिनमें ये अपने पटेल हैं, भूमियार हैं और राजभर हैं, ये इधर बिल्कुल नहीं है। तो इसलिए ये जाटों की और गुजरों की संख्या बहुत ज्यादा है, और इनके साथ साथ यादव भी हैं, थोड़े से पाल हैं, सैनी हैं, कश्यप हैं, सुनार, लोहार, कुमार, तमाम पिछड़ी जातियां हैं। दूसरा, जो मुस्लिम 22% बताए हैं, ये पश्चिम उत्तर प्रदेश में 22% है या पूरे में 22% है? क्योंकि पश्चिम उत्तर प्रदेश में मुस्लिम 30% से ज्यादा है, कहीं ना कहीं फिर वही बात आ जाती है आंकड़े वाली। लेकिन मेरा समय बीच में चला जाएगा, इसलिए मैं पूरी बात को करता हूं। हाँ, वो लास्ट में बोलेंगे। तो अब की बार जो ये नेचुरल जो अलायंस है सपाका और आरएलडी का, ये नेचुरल नहीं है, और इसके दो कारण है। 2013 में जो मुस्लिमों का और जाट भाइयों का जो झगड़ा हुआ था, वो खटास कहीं ना कहीं पड़ी है, और 2019 में वो देखने को मिली थी। इसीलिए चौधरी जैन जी और अजीत सिंह जी चुनाव नहीं जीत पाए थे। एक तो ये अभी भी वो असमंजस में है। दूसरी तरफ किसान बिल को लेकर के भाजपा से भी लोग नाराज हैं, और जो नेचुरल अलायंस नहीं है सपा और लोकदल का, लोकदल हमेशा पश्चिम उत्तर प्रदेश को अलग प्रदेश, हरित प्रदेश के नाम से कहती रही है, और मुलायम सिंह जी के टाइम से और अखिलेश जी के टाइम से जबरदस्त विरोध करते रहे हैं। और 2002 से 2007 में जब आरएलडी और सपा का गठबंधन की सरकार उत्तर प्रदेश में बनी थी, जब आरएलडी ने यह मुद्दा ठंडे बस्ते में डाल दिया था, तो आरएलडी को भी स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए, सपा को भी स्थिति स्पष्ट करना चाहिए। इससे पूरा जाट समाज और पिछड़े समाज के लोग पश्चिम उत्तर प्रदेश के कंफ्यूजन में हैं, और बीजेपी शायद ये मानती है कि 66% पिछड़े वो जाटों को ही मानती है, गुजरों को नहीं मानती, पाल, सैनी, कश्यप, सुनार, लोहार, कुमार, इन्हें सभी नहीं मानती। नहीं तो सबसे बातचीत हो तो उनको रिझाने की कोशिश है, और इसका फायदा जो नेचुरल अलायंस नहीं है, दो कारणों से भाजपा को भी मिल सकता है, हमें भी मिल सकता है, कांग्रेस को भी मिल सकता है। भाजपा को इसलिए नहीं मिलेगा कि वो किसान बिल पे थोड़ा नाराजगी है जाटों में, और कांग्रेस को इसलिए नहीं मिलेगा, कांग्रेस तो बिल्कुल एकदम खत्म है। मतलब जो पार्लियामेंट में पश्चिम उत्तर प्रदेश करने पे जो अल्टरनेटिव नहीं होगा, इसलिए आपको वोट मिल जाएगा। होते हैं तो कांग्रेस ही। रंजना जी खत्म कर रहा हूं बात को प्लीज। ठीक है, करिए। रंजना जी नहीं ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं, खत्म कर रहा हूं। वो अपने नेताओं की सुरक्षा मांग रहे होते हैं, तो आरएलडी का है नहीं। समाजवादी पार्टी, ये हमारे एसटी हसन साहब बैठे हैं, सांसद जी, बताओ गन्ने पे कितनी बार उठाया? 17 बार हमने गन्ने पे पार्टिसिपेशन करा, पूरा 2.5 साल में 350 करीब मेरे पार्टिसिपेशन हैं। तो इसलिए 22% दलित मिलेंगे, पिछड़े मिलेंगे, जिनको हमने टिकट दिए वो कास्ट मिलेगी, और इतनी संख्या में बैठते हैं। तो जो आप कह रहे हैं कि बसपा का परफॉर्मेंस पिछले चुनाव में अच्छा रहा है, और 2019 में अच्छा इसलिए रहा, आरएलडी का कुछ नहीं हुआ था, और समाजवादी के 5 जीते थे, हमारे गठबंधन में तीनों का गठबंधन था, और हम 10 लोग जीत के आए थे। तो इस चुनाव में हम रिजल्ट चौंकाने वाले देंगे, ठीक 2007 की तरह, जो सर्वे में 40 आ रहे थे, और हमारी सरकार बनी थी पश्चिम उत्तर प्रदेश में। इस समय ऐसी स्थिति में है, कई साल से अंदर हम काम कर रहे हैं, बंद कमरे और बंद हॉलों में कैडर में अपने जो कोऑर्डिनेटर सिस्टम है हमारी पार्टी का, ऊपर वाले ने चाहा तो हम भारी जीत की संख्या लेके पश्चिम उत्तर प्रदेश से निकलेंगे। ना कुछ हाथ तो खोए क्या? अभय जी। अंजना जी, एक लड़की लड़ रही है घोरतम अंधियार से, लड़ रही है भाजपा के क्रूरतम परिवार से। भारतीय जनता पार्टी के लिए जाट सिर्फ वोट तक सीमित है। अभी 2 चरणों के चुनाव तक जाट समाज की चरण वंदना करेंगे, फिर उन्हें उठाकर फेंक देंगे। आप उदाहरण देखिए, हरियाणा में जब चुनाव लड़ा था भारतीय जनता पार्टी ने, तो पूरे हरियाणा को 2 भागों में विभक्त कर दिया। जाट बनाम गैर जाट करके चुनाव लड़ा और खूब प्रताड़ित किया जाट समाज को। आज भी हरियाणा के करनाल से लेकर लखीमपुर तक समूचे उत्तर प्रदेश में इन तीनों कृषि के क्रूर काले कानूनों के नाम पर जाट समाज को बर्बरता से मारा। जिस जयंत चौधरी की बात कर रहे हैं, उसके वीडियो के दृश्य अभी आमंत्रण दे रहे हैं, और बर्बरता से पिटाई की समूचे जाट समाज की। जाट समाज के लिए मैं आपको याद दिला दूं, इनका जो संकल्प पत्र था 2017 का, उसमें क्या कहते थे? ये गन्ने का 400 रुपए दिया जाएगा, लहसुन, प्याज और आलू पर समर्थन मूल्य घोषित करेंगे, हर घर घर जाकर कहते थे। आज 5 साल हो गए आदित्यनाथ जी,
कहां गया समर्थन मूल्य का वो वादा आपका, जो आप कहते थे आलू प्याज और लहसुन पर हम समर्थन मूल्य अलग से घोषित करेंगे। और शर्मनाक बात है, आपकी परामर्शदात्री समिति चीफ सेक्रेटरी की अध्यक्षता में जो हुई सरकार की, उसने खुद ने कहा कि लागत बहुत अधिक बढ़ गई है, इनपुट कॉस्ट खेती की बढ़ गई है, इसलिए गन्ने का 400 रुपए क्विंटल कम से कम आप स्टेट सपोर्ट प्राइस घोषित कीजिए। लेकिन इन्होंने नहीं किया। और इनके खुद के सांसद वरुण गांधी कहते रहे कि 17 जिलों में किसानों ने आदित्यनाथ जी अपनी फसलें धान की जला दी है, आप उसकी खरीद नहीं कर रहे हो। उन्होंने कहा कि आदित्यनाथ जी ये जो 6,000 रुपए हम साल का दे रहे हैं किसान की सम्मान निधि, वो पर्याप्त नहीं है। और इसलिए नहीं है क्योंकि 25,000 रुपए हेक्टेयर इन्होंने लागत बढ़ा दी और 2,86,000 करोड़ रुपए साल के किसान से छीन रहे हैं और कहते हैं साहब 6,000 रुपए हम खाते में डाल रहे हैं। मैं इनसे आग्रह पूर्वक पूछना चाहता हूं, देखिए इसके साथ साथ जो दलित समाज की 86 सीटें रिजर्व सीटें थी, उस पर भी बहुत अच्छा प्रतिशत दलित समाज ने दिया था। इन लोगों ने अकेले 69 सीट उसमें से जीती थी और राजभर समाज को लेकर, निषाद समाज को लेकर, अपना दल को लेकर लगभग 75 सीटें जीती। इस बार धोखा कैसा दिया उस समाज को? उस समाज की बिटिया को हाथरस में रात के अंधियार में पेट्रोल डालकर जला दिया। इन लोगों ने एक निर्णय लिया जो समूचे उत्तर प्रदेश में केवट निषाद समाज के लोग जो गरीब गुरबे रेती का काम करके नदियों से अपनी नौका में काम करते थे, उस पर प्रतिबंध लगा दिया और मुट्ठी भर धन्ना सेठों को सौंप दिया। इतना ही नहीं, उनकी नाव घाटों पर तोड़ दी गई निर्ममता और बर्बरता पूर्वक। तब प्रियंका गांधी जी ने अगुवाई की और बसवार समाज में प्रतीकात्मक रूप से सारी केवट समाज की महिलाओं के साथ इकट्ठा होकर उस लड़ाई का उद्घोष किया। अभी निषाद समाज को इन्होंने भ्रम में रखा। एक बहुत बड़ी रैली की अमित शाह साहब ने और उन्होंने ये कहा गया समाज के लोगों को कि साहब आपको ओबीसी से शेड्यूल कास्ट में हम डाल रहे हैं, आप इकट्ठे होकर आ जाइए। तब से बीजेपी के कामकाज पर पूरा ऐसे लिख रहे हैं सर, हम तो आपका रिपोर्ट कार्ड बगल में दिखा रहे हैं ना, कांग्रेस का आंकड़ा 17 सर आपके पास क्या स्ट्रैटेजी है? उत्तर दे दूं। जनता कांग्रेस के लिए क्यों वोट करे ये बताइए ना, जनता कांग्रेस के लिए क्यों वोट करे ये बताइए ना, 4 लाइन में बताइए, रिपोर्ट कार्ड दिखाइए। 4 लाइन में। हाँ। किसान वोट इसलिए करेंगे कांग्रेस पार्टी को क्योंकि ये तय किया है कि 2500 रुपए धान का समर्थन मूल्य हम देंगे केंद्र सरकार के अलावा, 2500 रुपए गेहूं का समर्थन मूल्य हम देंगे, 400 रुपए गन्ना का दाम हम देंगे, 10 लाख युवाओं को रोजगार के अवसर हम सरकारी क्षेत्र में प्रदान करेंगे। आज जो त्राईमाम कर रहा है देश भर के करोड़ों युवा जो मोदी सरकार के खिलाफ सड़कों पर है, वो दृश्य हम कम से कम उत्तर प्रदेश में प्रियंका गांधी जी निर्मित नहीं होने देगी। इसलिए करेंगे कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को 10,000 रुपए हम उनके सम्मान, उनका हक, उनका अधिकार सौंप देंगे। हमने भर्ती का विधान एक सीट नहीं आएगी, आपने इतना समय दे दिया। प्रदेश के युवाओं के आज जो हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा बेरोजगारी की हालत उत्तर प्रदेश में आदित्यनाथ जी ने पैदा कर दी है। आप जानती हैं अभी नीति आयोग ने खुलासा किया कि हिंदुस्तान की पर कैपिटा इनकम जो सबसे निचली है वो उत्तर प्रदेश की है, सिर्फ उसकी ग्रोथ हुई है 2.5% से, और अगर इस पैंडेमिक को मिला ले तो 1.9%। ठीक है सर, मैं लौटूंगी आपके पास। संजय जी से कमेंट लेकर मैं लौटूंगी। गौरव जी आपके पास आऊंगी। आखिरी बात मैं कहता हूँ, आखिरी बात बोल लीजिए जल्दी से सर। देख लीजिए अंजना जी, तीनों लोग हमसे सवाल करते हैं। उत्तर प्रदेश एकमात्र राज्य आदित्यनाथ जी उसको इतनी बदतर हालात में कर दिया कि 28 जिलों में 40 से 70% की गरीबी आपने परोस दी। आपने हेल्थ इंडेक्स में 30 नंबर मिले, शर्मनाक, देश में सबसे नीचे 100 में से 30 अंक, ग्रेस भी पास नहीं हुए, तिल करके बच्चे मर रहे हैं, उनको स्वास्थ्य टीवी पर कौन कितने जोर से बोल रहा है संजय जी वो मायने नहीं रखता, जमीन पर किसकी आवाज बुलंद दिख रही है। आप कैसे भाप रहे हैं पश्चिमी यूपी के और जो डेटा हमने दिखाया है? नहीं अंजना जी, सबसे पहले तो मुझे लगता है दर्शकों के लिए ये बताना जरूरी है कि जो हम पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात करते हैं ये कोई सरकारी डेफिनेशन नहीं है। जैसे जिले होते हैं जो फिक्स डेफिनेशन है, अगर आप किसी एक जिले की बात करते हैं तो उस जिले में जो इलाके आएंगे वो कोई भी उस जिले की बात करेगा तो वही इलाके आएंगे। लेकिन जब हम पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात करते हैं तो उसमें कुछ लोग 6 जिलों को लेते हैं, कुछ 8 जिलों को लेते हैं। इसी के लिए ये जो आंकड़े हैं, आकलन जो है कि मुस्लिम कितने प्रतिशत है, दलित कितने प्रतिशत है या जाट कितने प्रतिशत है, उसमें आपको कुछ न कुछ अंतर दिखाई पड़ेगा। अब इस इलाके की हम जिसकी बात कर रहे हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, कुल मिला के आंकड़े बहुत साफ बता रहे हैं। 3 समुदाय हैं जो इस इलाके के जीत हार में निर्णायक भूमिका निभाने वाली है। मुस्लिम मतदाताओं की तादाद बहुत है, दलितों की तादाद बहुत है और जाट मतदाताओं की तादाद भी बहुत है।
और जो दो बड़े धड़ हैं, दो बड़ी पार्टियां हैं जो चुनाव लड़ रही हैं, दोनों का जनाधार बिल्कुल अलग अलग सा दिखाई पड़ता है। समाजवादी पार्टी मुस्लिम मतदाताओं पर निर्भर है, इस बार उन्होंने आरएलडी के साथ गठबंधन किया है, और समाजवादी पार्टी को अगर अच्छा करना है इन चुनाव में या आरएलडी के साथ, तो ये जरूर है कि उनके लिए ये जरूर है मुस्लिम मतदाताओं का वोट उनकी तरफ जाए, और साथ ही साथ जाट मतदाता भी समाजवादी पार्टी आरएलडी गठबंधन के लिए वोट करें। अगर बड़ी तादाद में इन दो समुदाय के वोटरों ने इनको वोट किया, तब तो ये बीजेपी को करारा टक्कर दे रहे हैं, इस इलाके में बड़ी बढ़त बना सकते हैं। लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ, अगर जाट वोट बढ़ता है, मुस्लिम वोट के बढ़ने की गुंजाइश दिखाई नहीं पड़ती, क्योंकि पुराने जो आंकड़े, जिन आंकड़ों का आपने जिक्र किया, वो साफ दिखाते हैं मुस्लिम मतदाताओं का बड़ा हिस्सा समाजवादी पार्टी के साथ रहा है। इन चुनाव में भी उनका इनके साथ रहने की पूरी गुंजाइश है। कोई वजह नहीं है कि जिस चुनाव में समाजवादी पार्टी बीजेपी को टक्कर देते हुए दिख रही है, इस चुनाव में मुस्लिम उनका साथ छोड़ किसी दूसरी पार्टी को वोट दे दें। लेकिन जाट मतदाताओं के बीच में जो जिनमें किसान बड़ी तादाद में है और जिनकी बीजेपी से नाराजगी रही है, उसमें सारी चर्चा हो रही है। हमने देखा जो आंकड़े आपने दिखाए, पिछले कई चुनाव में जाट मतदाताओं का वोट बीजेपी को जाता रहा है। सारी चर्चा इस बात पर है कि क्या जाट मतदाताओं के बीच बीजेपी के लिए जो नाराजगी थी, वो नाराजगी कम हुई या नहीं हुई है। अगर कम नहीं हुई और वो आरएलडी के साथ चला गया वोट, तब तो बीजेपी को इस इलाके में बहुत नुकसान होगा। लेकिन बीजेपी पूरी कोशिश कर रही है कि जाट मतदाताओं को एक तरह से उनके जो गुस्सा है, उनकी जो नाराजगी है बीजेपी से, उसको कम किया जाए, किसानों की नाराजगी को कम किया जाए। और बीजेपी के कई नेता इस इलाके में घूम रहे हैं, प्रचार प्रसार कर रहे हैं, और अगर ऐसा हुआ तो बीजेपी के पक्ष में कुछ जाट वोट जैसे ही जाएगा तो बीजेपी भी इस इलाके में टक्कर में रहेगी और दोनों पार्टियों के बीच करारा टक्कर हो सकता है। बीएसपी की बात बहुत ज्यादा इस इलाके में करने की वजह नहीं मुझे दिखती, क्योंकि दलित वोट तो उनको कुछ ना कुछ मिलेगा, जाटव वोट उनको जरूर मिलेगा। लेकिन गैर जाटव दलित वोट है जो पुराने आपने आंकड़े दिखाए, मैं बार बार पुराने आंकड़ों से कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ। पुराने आंकड़े आपने दिखाए, दलित वोट बढ़ रहा है इस इलाके में और उसका फायदा ज्यादातर बीजेपी को होता हुआ दिखा है। मुझे इस बार भी लगता है कि दलित वोट, जो गैर जाटव दलित वोट है, उसका अगर बिखराव होगा तो उसमें बीजेपी को कुछ ना कुछ बड़ा हिस्सा जाएगा। समाजवादी पार्टी आरएलडी की तरफ जाता हुआ नहीं दिखता, कम से कम हिस्टोरिकल डेटा भी उसी ओर इशारा कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर के जाट, मुस्लिम और दलित, ये तीन बड़े समुदाय हैं, तीन समुदाय के वोटर हैं जिन पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश का पूरा चुनावी माहौल डिपेंड करता है। ठीक है, अब आपको गौरव जी अच्छा टाइम दिया जाएगा, आप तीनों की बातों का जवाब दीजिएगा। एक सेकंड अभय जी, मैं लौट रही हूँ। अभय जी, अब सबसे मुश्किल काम तो इस बार संजय जी गौरव जी की पार्टी के लिए है। इनको ब्राह्मणों को रूठने से रोकना है, पिछड़ी जातियों को बिछड़ने से भी रोकना है, जाटों को भी मनाना है, अगर गैर जाटव जो दलित है उनको भी खींचना है तो उसके लिए भी कोशिशें करनी है। सब कुछ, सारा बोझ आप ही लोगों के कंधे पर है गौरव जी। तभी 600 साल पुराना मुगलों से लड़ाई का मामला, उसको धर्म की लड़ाई के आधार पर आप आगे ले जा रहे हैं, क्यों गौरव जी? देखिए अंजना जी, जनता जो है अपनी उम्मीदों का जो भी वजन होता है वो मजबूत कंधों पे ही रखती है, उसको बोझ हम नहीं मानते हैं। और मैं आपको एक बात बताता हूं, क्यों पश्चिमी उत्तर प्रदेश हो या पूरा उत्तर प्रदेश के नागरिक हो भाजपा के लिए वोट करेंगे। एक समय था कि घास की रोटी खाई जाती थी उत्तर प्रदेश में, समाजवादी पार्टी की सरकार। हमने कोविड की महामारी में सुनिश्चित किया कि मुफ्त राशन मिले, 15 करोड़ उत्तर प्रदेश के नागरिकों को 2 साल से मुफ्त राशन दिया। एक समय था किसानों का अपमान किया जाता था, 1 रुपए का मुआवजा देके अगर उनकी फसल नष्ट हो जाती थी। हमने 36,000 करोड़ रुपए कर्ज माफी करी, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में लाभान्वित हुए किसान। और तीसरी बात, हमने 25 करोड़ उत्तर प्रदेश के जो नागरिक है ना, उनको सुरक्षा कवच दिया है, टीका दिया है। और ऐसी भी पार्टियां आपके शो में है जो उसे बीजेपी का टीका बता रही थी। तो जनता किसके लिए वोट करेगी? जनता विकास के लिए वोट करेगी, जो कानून व्यवस्था बेहतर हुई है उसके लिए वोट करेगी। अब मैं बसपा और कांग्रेस पार्टी के जो प्रवक्ताओं ने कहा उसका उत्तर दे दूं। पहले बसपा की बात करते हैं। अंजना जी, बसपा के समय में चीनी मिल बंद हो गई थी। मायावती जो अपने बंगले से 5 साल से निकली नहीं है ना, वो उद्योगपतियों का भला कर रही थी, गन्ना किसानों का नहीं। और 55,000 करोड़ का भुगतान हुआ था।
हमने 1.5 लाख करोड़ का भुगतान किया है। ये फर्क है बसपा में और भारतीय जनता पार्टी में। दूसरी बात, बसपा का मैनिफेस्टो आता नहीं है, तो इसलिए आप वादों पे कुछ बात ही नहीं कर सकते। 30% रेट बढ़ाए हमने गन्ने के, आपने 4 साल में 3% बढ़ाए हैं। प्लीज अंजना जी, पेमेंट करने की, पेमेंट का भी गन्ने का जब 100 रुपए रेट था 125, अभी 300 है, तो 3 गुना इसलिए रेट अमाउंट बैठ गया। आपने सीखो पहले, प्लीज स्टडी करके आओ, डायरेक्ट आरोप मत लगाओ। ठीक है मलूक जी, मैं आरोप नहीं लगा रहा, लेकिन आपसे एक व्यक्तिगत मेरी दरख्वास्त है। मुझे कुछ दर्शकों ने फोन करके कहा कि शायद आप कोई हाउसिंग प्रोजेक्ट बनाते हैं, कुछ लोगों के घर नहीं बने अभी तक, मिले नहीं हैं, तो उन्होंने कहा कि आपके मित्र हैं, साथी हैं मलूक नागर जी, उनसे गुहार लगा देना, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं, वो पूरे करवाइए, वो आंकड़े फिर बाद में बात करेंगे। दूसरी बात, अंजना जी देखिए, मायावती के समय में आप याद करिए 5 करोड़ की माला पहनती थी नोटों। इसका जवाब सुन लो। हम तो दे चुके हैं, पर पूरे देश के लोग नहीं दे पा रहे हैं। हमारा कोई प्रोजेक्ट नहीं है, हम सब में दे चुके हैं। और आप प्लीज, जो सरकारी बहुत सारी उपक्रम है वो टाइम पे पूरे नहीं हो रहे, उनको भी पूरे करा लो। ठीक है प्लीज, आप प्लीज रुक जाइए, उनको अपनी बात पूरी करने दीजिए, मैं जवाब लूंगी। गौरव जी, बस बसपा की बात रख के फिर कांग्रेस पे आता हूं। मैं जल्दी से एक बात याद दिलाऊंगा, सिविल इंजीनियर 50 लाख की उनसे घूस मांगी जा रही थी क्योंकि मायावती का जन्मदिन था, और उसके बाद उसने आत्महत्या कर ली थी। किस तरह से पुलिस कस्टडी में सीएमओ मार दिए गए थे, डेप्यूटी सीएमओ, ये हमने देखा, ये भ्रष्टाचार था। अब कांग्रेस पे आते हैं। अंजना जी, कांग्रेस पार्टी की एक सीट नहीं आने वाली, और प्रियंका वाड्रा गांधी चुनाव लड़ ले उत्तर प्रदेश से, उनकी जमानत जब्त हो जाएगी। और देखिए, ऐसा कोई सगा नहीं जिसको कांग्रेस ने ठगा नहीं है। लड़की हूं, लड़ सकती हूं की बात कर रहे हैं, ये आंकड़े आप ही का चैनल दिखा रहा था। उत्तर प्रदेश में कहती हैं कि 40% सीटें मैं महिला उम्मीदवारों को दूंगी, लेकिन पंजाब में ये 9% है, ये मणिपुर में 7.5% है, उत्तराखंड में 6% है, गोवा में 5% है। मैं ये पूछना चाहता हूं, ये जो लड़की हूं, लड़ सकती हूं, तो पंजाब, मणिपुर, उत्तराखंड और गोवा में जो हमारी बहनें हैं, उनको 40% क्यों नहीं टिकट दिए जा रहे? दूसरी बात, आरपीएन सिंह जी अभी पार्टी छोड़ के गए, और कल की बात है राकेश सचान ने भी पार्टी छोड़ी। क्यों छोड़ी आपको मालूम है? क्योंकि जब तौकीर रजा की जहरीली सोच को कांग्रेस हेडक्वार्टर में लाया जाएगा, महिमा मंडन किया जाएगा, जो कहता है कि हिंदुओं को भारत में जगह नहीं मिलेगी अगर मुसलमान जो युवक है उनको मैंने खुली छूट दे दी, जो कहता है भारत का नक्शा बदल देंगे, ऐसी सोच से अंजना जी कौन जोड़ना चाहेगा, आप मुझे बताइए। और अंत करूंगा कह के, जाट समाज से 18 प्रत्याशी हमने दिए हैं, और 2019 में भी महागठबंधन बना था, सपा का, बसपा का, आरएलडी का, लेकिन इनकी कुल मिला के 15 सीटें आई और जनता ने आशीर्वाद दिया, और 64 सीटें हम लोग जीते थे। ये फर्क है जब आप काम करते हैं, और दूसरा, केवल अपने नाम से चलने वाली पार्टियां हैं, वंशवादी, भ्रष्टाचारी और सांप्रदायिक। ठीक है, अभय जी एक बार जवाब दे ले, उसके बाद से मैं आपके पास आऊंगी। हसन साहब, अभय जी। अंजना जी, यही आरपीएन सिंह कुछ दिन पहले, कुछ दिन पहले यही आरपीएन सिंह साहब सच्चाई का आईना दिखा रहे थे, जो अभी कल अमित शाह साहब ने बोला ना अपराध के बारे में। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस ली आरपीएन सिंह जी ने, और कहा कि हिंदुस्तान में जघन्य अपराध 49,000 होते हैं पर एनम, आदित्यनाथ की सरकार में जो सबसे ज्यादा है। उन्होंने बताया 3,779 हत्याएं हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में होती। उन्होंने बताया 12,000 अपहरण के मुकदमे हर साल सबसे ज्यादा केसेस तो आपको और भी चिंता करनी चाहिए कि इतना कुछ बताकर भी वो चले गए। अभय जी, ये सब बताकर और जानते हुए भी वो चले गए, आपको ज्यादा चिंता होनी चाहिए। ये आपके आज तक ने एक उनका वीडियो प्रसारित किया था, उसमें वो कह रहे थे कि नीतियों के और नैतिकता के आधार पर दल नहीं बदलते, लोग अपने स्वार्थ में बदलते हैं। वही इन्होंने किया है आरपीएन सिंह साहब ने काम। और ये तो मैं कहता हूं हमेशा कि उधार से सिंदूर से सत्ता की सुहागन बनती भारतीय जनता पार्टी, इनके पास इनका है क्या? ये कांग्रेस मुक्त पूरी कांग्रेस युक्त कर ली इन्होंने। इनको सबक सिखाएगी आपके पास तो ना मांग है, ना सिंदूर है, ना दूल्हा है। इस बार
ना इस मांग बार है, ना सिंदूर है, ना याद दूल्हा रखिए, है। अभी आपके ये CSDS वाले कह रहे थे कि दलितों का इंक्लिनेशन, अरे कहां से रहेगा बताइए तो सही। कितने लोग छोड़े? स्वामी प्रसाद मौर्य उस दिन ये चूड़ियां फोड़ रहे थे और विधवा विलाप कर रहे थे कि स्वामी जी मत जाइए, स्वामी जी लौट आइए। गैर यादव ओबीसी से है सर, उन्होंने दलितों की बात की है, उसमें आप फर्क कीजिए ना, ओबीसी की बात नहीं हो रही है। स्वामी प्रसाद मौर्य, अंजना जी सुन, गैर यादव अंजना जी देखिए, दलित समाज और ओबीसी वर्ग इनसे बहुत खासा नाराज है। एक लंबी फहरिस्त है, भगवती सागर, रोशनलाल वर्मा, विनय शाक्य, अवतार सिंह, दारा सिंह चौहान, ब्रजेश प्रजापति, मुकेश वर्मा, राकेश राठौर, माधुरी वर्मा, आरके, एक लंबी फहरिस्त है भारतीय जनता पार्टी को छोड़ने वालों की। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जल्दी जल्दी मुझे एक छोटा छोटा जवाब लेना प्लीज, प्लीज आप लोगों को, उसके संजय जी से भी मुझे लेना है, जिसके बाद मैं हसन जी के पास जाऊंगी। संजय जी जल्दी से, पश्चिमी उत्तर प्रदेश से टोन सेट होगा सर पूरे उत्तर प्रदेश का। ध्रुवीकरण को रोकने की कोशिश का एक कड़ी कह सकते हैं कि मुजफ्फरनगर जैसी जगह से एक भी मुस्लिम उम्मीदवार को गठबंधन ने टिकट नहीं दिया है। मेरठ से दिया 7 में से 4, जिसको लेकर बवाल हुआ। लेकिन एक बार जिन्ना बोलने के बाद अब उनके मुंह से नहीं निकल रहा अखिलेश यादव के, वो भी नहीं चाहते कि ध्रुवीकरण हो, क्योंकि अगर ध्रुवीकरण हुआ तो नुकसान तय है। जल्दी से संजय जी। नहीं, बिल्कुल अखिलेश नहीं चाहते कि ध्रुवीकरण हो, क्योंकि समाजवादी पार्टी को इस बात का अंदाज है कि अगर मुस्लिम कैंडिडेट आपने नहीं भी खड़े किए तो मुस्लिम मतदाताओं का वोट तो ज्यादातर समाजवादी पार्टी को ही मिलेगा, और अगर आपने मुस्लिम उम्मीदवार ज्यादा खड़े कर दिए तो बीजेपी और दूसरी पार्टियों को इस बात की सुविधा हो जाएगी कि वो इस बात की ओर इशारा कर सकते हैं कि समाजवादी पार्टी में देखिए किन लोगों को टिकट दिया। तो ध्रुवीकरण को रोकने के लिए अखिलेश यादव ने इस तरह से टिकट बंटवारे पर ध्यान दिया और ज्यादातर बहुत सारी कंस्टिट्यूंसी में हिंदू कैंडिडेट्स को टिकट उतारा है, ऐसी कंस्टिट्यूंसी जहां मुस्लिम पॉपुलेशन। हसन साहब यही वजह है क्या? हसन साहब यही वजह है क्या कि ये बार बार जिन्ना अब्बाजान अब बीजेपी कर रही है, लेकिन एक बार जिन्ना बोलने के बाद अब उनकी जुबान से कुछ ऐसा निकल नहीं रहा है अखिलेश यादव? देखिए, ये तो बीजेपी का काम है, उसे तो करना ही कम्युनलाइज है पूरे इलेक्शन को। हाँ। लेकिन अंजना जी, मैं एक बात ये बता दूं, अभी हमारे भाई ये बता रहे थे कोविड में जो इनका मैनेजमेंट हुआ है, कितने लोग, मैं खुद डॉक्टर हूं, मैं जानता हूं, ऑक्सीजन की कमी से तड़प के मर गए, कितनों को बेड नहीं मिला, कितनों को आईसीयू नहीं मिला, कितने लोग एम्बुलेंसेज में मर गए, और मरने के बाद कितने लोगों की बॉडी का सम्मान हुआ। एक बूढ़ा बाप अपने बेटे को शमशान घाट ले जाता है, लकड़ी नहीं मिलती, नदी में बहाता है और जानवर उसे खाते हैं। तो सोचिए, जिम्मेदारी तो हमें और आपको तय करनी पड़ेगी। दुबे जी जल्दी से, दुबे जी 2 लाइन सिर्फ सर, सिर्फ 2 लाइन। भ्रष्टाचार के जम्मू कश्मीर में अमित शाह साहब दुर्दांत आतंकवादी सैफुल्लाह को टिकट देते हैं, जो हिंदुओं की हत्या में 10 साल जेल में काट के आता है। और फर्स्ट फेज में भाजपा ने असदुद्दीन ओवैसी को जिम्मेदारी दी है, उन्होंने 12 फर्स्ट फेज के इलेक्शन में पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 12 उम्मीदवार उतारे हैं। तो आप ये इस भ्रम में मत रहिए, वो प्रतिपूर्ति उधर से कर लेते हैं, मुस्लिम समाज के प्रति प्रेम। चलिए, हमें यहीं पर अंत करना पड़ेगा। आप सभी का बहुत धन्यवाद हमारे साथ पॉलिटिकल स्टॉक एक्सचेंज में जुड़ने के लिए। पश्चिमी उत्तर प्रदेश पे आज हमारा फोकस था, क्योंकि मुस्लिम, जाट और दलित वोट यहां पर बहुत ज्यादा है। वही निर्णायक तरीके से ये तय करेंगे कि सत्ता का समीकरण किस तरफ भारी बैठेगा। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए।